कर दिया। सभी बच्चों को नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSTV जोगेंद्र शर्मा में। आज हम सोशल साइंस का आपका सेकंड सेम का एक चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके मेन पॉइंट्स हैं, उसमें देखेंगे कि विनिर्माण होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विनिर्माण की परिभाषा क्या है। तो विनिर्माण की परिभाषा में बच्चों कि जब भी किसी मशीन का प्रयोग करके और कच्चे सामान को और मूल्यवान बनाया जाए, वो हमारा होता है विनिर्माण। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी का यूज कर रहे हैं हम, मशीनों द्वारा उसको काट के हमने बेड बना दिया, सोफा बना दिया, मेज कुर्सी बना दी। तो उससे जो सामान तैयार हुआ उसकी कीमत पहले जो लकड़ी की कीमत थी उससे बढ़ गई। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है हर चीज के साथ, चाहे वो हम लोहे को मॉडिफाई करें, चाहे आप कोई भी मेटल ले लो, जो उनको मॉडिफाई करके जो भी उसको यूज करने के लिए सामान बनाते हैं उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और ये हमारा कहलाता है विनिर्माण। फिर है कि विनिर्माण जरूरी क्यों, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बिना विनिर्माण भी हमारा काम चल सकता था, अगर नहीं चला तो क्यों। तो उसमें है कि विनिर्माण के जो महत्व उनमें सबसे पहला है कृषि का आधुनिकरण। हम देखेंगे आज से लगभग 20 से 30 साल पहले का अगर टाइम देखें तो खेतीबाड़ी में कितनी उपज होती थी और आज की तुलना करें तो देखो कितनी हुई। उसका कारण क्या है, जो खेती में जो इतनी पैदावार बढ़ी है, इतना इलाका जो हम कवर करने लगे हैं, जो पहले खेत खाली पड़े रहते थे उनके ऊपर खेतीबाड़ी होने लगी है, उसका सारा कारण है विनिर्माण। क्योंकि हमारे पास अब आधुनिक उपकरण आ चुके हैं खेतीबाड़ी करने के लिए। पहले जो खेती हलों से की जाती थी, अब उसके लिए हम ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज कर रहे हैं, सामान लाने के लिए मशीनों का यूज कर रहे हैं, फसल को काटने के लिए, निकालने के लिए, घर पे लाने के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास मशीन अवेलेबल होगी। तो हम जो काम पहले करते थे उसके कंपैरिजन में 10 गुना काम करने लगे हैं। और यही रीजन है कि खेती का आधुनिकरण हुआ है, तो खेती के अंदर पैदावार भी बढ़ी है, और उसका सारा श्रेय जाता है हमारा विनिर्माण उद्योग को। उससे नेक्स्ट है रोजगार। अब आपको पता है विनिर्माण का मोस्टली काम हमारा फैक्ट्रीज में, कारखानों में होता है बच्चों। अब कारखाने चल रहे हैं तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, अगर कारखाने नहीं हो तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इतने दुनिया भर के हमारे आस पड़ोस में हम देखें तो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनमें लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो एक रोजगार का भी हम मिला है। फिर है क्षेत्रीय विषमता कम करना। क्षेत्रीय विषमता का मतलब होता है बच्चों जो एक इलाके से दूसरे इलाके की जो विभिन्नताएं होती हैं वो हमारी क्षेत्रीय विषमताएं कहलाती हैं। पहले समय था जब हम एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का हमारा काम नहीं पड़ता था तो हमारे लिए वे अननोन होते थे, लेकिन जैसे विनिर्माण शुरू हुआ है हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए हैं, काम ढूंढने लग गए हैं, पढ़ाई के लिए लगा लो, हर जगह हमने घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो एक दूसरे के कल्चर से भी हम अवेयर हुए हैं कि दूसरे जगह पे लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं, क्या तौर तरीके हैं, तो उससे हमारी क्षेत्रीय विषमताएं कम हो गई हैं। फिर है निर्यात। अब सामान हमने बनाया है अपने यूज के लिए, जब हमारे यूज करने के बाद भी अगर हमारे पास सामान अवेलेबल होता है तो उसको हम दूसरी जगह बेचते हैं। आयात निर्यात का एक तरीका है, दूसरा देश हमारे पास बेचता है, हम दूसरे देश के पास बेचते हैं। लेकिन वो होता क्या, जब हमारे यूज के लिए चीज हमारे पास अवेलेबल है उसके बाद अगर बचती है तो हम उसको दूसरी जगह पे बेच के पैसा भी कमाते हैं। ये सारा हमारा विनिर्माण के जो महत्व थे उनमें थे कृषि का आधुनिकरण हुआ है, रोजगार मिला है, क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है और निर्यात हुआ है। फिर है औद्योगिक अवस्थी। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले आप 4 या 5 साल के अगर सैंपल पेपर उठा के देखेंगे तो हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी, इसके कई बार बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी कारखाना या कोई भी उद्योग धंधा जब शुरू किया जाता है तो उसको शुरू करने से पहले कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब एक एज्यूम कर ले, लेट कर ले, हम भी कोई कारखाना शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिस जगह पे हम कारखाना शुरू कर रहे हैं वहां पे श्रम, लेबर अवेलेबल है या नहीं है। हम कोई कारखाना शुरू कर देंगे, हमारे पास काम करने के लिए लेबर अगर नहीं है, हम लेबर को बाहर से बुला रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा के बुला रहे हैं, तो सीधी बात है हमारी लागत बढ़ रही है, और जितनी लागत किसी उद्योग धंधे की बढ़ती जाएगी तो उसके फेल होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कारखाना शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें वहां पे काम करने के लिए लेबर अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा है पूंजी। बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होगा भाई, हमारे पास पैसा होगा, पूंजी होगी, तभी हम मशीनें ला सकेंगे, तभी एक ढांचा खड़ा कर सकेंगे, तभी वहाँ पे कारीगर ला सकेंगे, तभी प्रोडक्शन होगा, कच्चा माल भी तभी आएगा पूंजी के बिना। तो पूंजी के बिना तो एक भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो पूंजी भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है बाजार, मार्केट।
अगर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम कारखाना है जहाँ लगा उसके हमारे आसपास मार्केट हो, हम तैयार माल को वहीं बेच सकें। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में रहती है कि उस सामान को खरीदने के लिए वहाँ मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है परिवहन। अब कारखाना हम ऐसी जगह पे लगा दें कि वहाँ आने जाने के लिए साधन की इतनी दिक्कत हो कि वहाँ साधन ही नहीं जा पाए, तो उससे हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। तैयार कच्चा माल हमारे कारखाने तक आए आसानी से और तैयार माल उस कारखाने से हम मार्केट में बेचने के लिए भेज सकें, इसके लिए परिवहन सबसे ज़रूरी है। और परिवहन अगर इजीली हमें अवेलेबल है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उससे नेक्स्ट है संचार, कम्युनिकेशन। आजकल टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, नेट वगैरह लगा लो, सैटेलाइट लगा लो, हर चीज़ का यूज़ किया जा रहा है। ये चीज़ें भी हमारे एक कारखाने के लिए ज़रूरी हैं। फिर है बैंकिंग। बैंकिंग की फैसिलिटी आजकल हम देख रहे हैं कि हर पैसे का लेन देन है, उसके लिए कारखाने कितने बड़े होते हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह होते हैं, बार बार बैंक के काम करने पड़ते हैं। अगर ये भी बैंकिंग की फैसिलिटी वहाँ नहीं है तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये 5 से 6 फैक्टर दे रखे थे कि एक कोई भी कारखाना शुरू करे उससे पहले ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप उसको आराम से रनिंग में ला सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। चलो इसे आगे हैं वर्गीकरण। ये अच्छा टॉपिक है कि कारखानों का वर्गीकरण कर रखा है कि किस किस हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। उनमें सबसे पहले कारखानों को बांट रखा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, हक, कि उस कारखाने के ऊपर किसका हक है, उसका मालिक कौन है। उस हिसाब से कारखाने 4 तरह के होते हैं आपके विनिर्माण उद्योग, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। अब इन चारों को अलग अलग देखिए कि सार्वजनिक कौन से होते हैं, निजी कौन से, संयुक्त कौन से, सहकारी कौन से। तो सार्वजनिक में है कि सार्वजनिक की परिभाषा कि कोई भी उद्योग धंधा जिसके ऊपर गवर्नमेंट का नियंत्रण हो, उसकी सारी पॉलिसीज एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हूँ, वो हमारे सारे कारखाने होते हैं सार्वजनिक। फॉर एग्जांपल भेल और सेल दे रखा है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कारखाने और भी काफ़ी हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जस्ट 2 लिख रखे हैं कि ये हमारे वो कारखाने हैं जिनका नियंत्रण पूरी तरह हमारी भारत सरकार के अंडर में है। दूसरा है निजी। निजी प्राइवेट, कोई भी उद्योग धंधा जिसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, वो हमारे सारे निजी उद्योग कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल टिस्को है, बजाज है, ये हमारे प्राइवेट है। तीसरा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला, मतलब कुछ शेयर उसमें गवर्नमेंट का और कुछ व्यक्ति विशेष का। अब कोई आदमी है, जैसे मान लो पैसे वाला आदमी, फॉर एग्जांपल हम अंबानी का ही ले लें या हमारे रतन टाटा का ले लें, कि वो गवर्नमेंट से कह दें कि भी कोई ऐसा कारखाना एस्टेब्लिश कर दें जिसपे कुछ शेयर वो डाल देंगे, कुछ गवर्नमेंट डाल देगी, मिला जुला के ऐसा कारखाना कर देंगे कि हमारे लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ऐसे उद्योग जो गवर्नमेंट और सरकारी दोनों के अंडर में आते हैं वो हमारे होते हैं संयुक्त, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है। फिर है सहकारी। सहकारी देखो भाई, इसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है कि कच्चा माल लाया जाता है, लेबर लाई जाती है और मालिक प्रोडक्शन करने के बाद उसका बेनिफिट लेता है। लेकिन सहकारी में ऐसा होता है कि ये कौन वे कारखाने हैं जिनको चलाने के लिए कच्चा माल अवेलेबल कराने वाला और उस कच्चे माल से तैयार माल बनाने वाला, वो दोनों ही इसके मालिक होते हैं। दोनों मिलके, एक का काम होता है कच्चा माल अवेलेबल कराना, दूसरे का उस कच्चे माल से प्रोडक्शन करना। दोनों मिलके चलाते हैं, दोनों का मालिक होता है। वो उनका शेयर परसेंटेज अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि 50-50 हो, 60-40 भी हो सकता है, 70-30, जो भी रेशो, पर हक दोनों का बराबर है। अब ये महाराष्ट्र की जो चीनी मिल है और केरल और तमिलनाडु के जो आपके नारियल पानी के उद्योग हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ ऐसे मिला जुला के काम चलाया जाता है। तो ये थे हमारा वर्गीकरण में पहला स्वामित्व के आधार पर। दूसरा भूमिका के आधार पर हमारे उद्योग 2 तरह के होते हैं, एक आधारभूत और एक उपभोक्ता। आधारभूत का मतलब होता है कि वो उद्योग जो अपने तैयार माल को दूसरे उद्योगों के कच्चे माल के रूप में सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मान लो कि किसी का काम है लकड़ी का, वो लकड़ी तैयार काट छाट करके साफ सुथरी करके लकड़ी अवेलेबल करा देता है। वो इसको खरीदने वाले पे डिपेंड है कि वो उस लकड़ी से आगे क्या सामान बनाएगा। तो मान लो एक बेड बनाने वाला है, उसके लिए वो तैयार लकड़ी कच्चा माल हो गई। वैसे ही हमारा लोहा है, मान लो हमने लोहा है खनन किया, लोहे को प्योरीफाई किया, साफ सुथरा लोहा तैयार किया। अब उसके बाद उस लोहे को खरीदने के लिए 70 मालिक आएंगे। कोई उससे खिड़की दरवाजे बना रहा है, ठीक है, कोई उससे गाटर वगैरह बना रहा है, कोई उससे अपने व्हीकल्स वगैरह बना रहा है, कोई घर का सामान बना रहा है, सब अलग अलग है। तो इतने उद्योगों के लिए लोहा एक आधारभूत काम करेगा।
तो लोहा उद्योग हमारा वो ऐसा उद्योग होगा जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है। फिर उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग में वो उद्योग आते हैं जो डायरेक्टली उनमें जो चीजें हमने तैयार की है ना वो यूज करनी पड़ेंगी। अब मान लो चेयर तैयार कर दी, अब भाई चेयर तो यूज करनी पड़ेगी। पंखा बना दिया तो पंखा भाई हवा के लिए बना दिया, ऐसा तो नहीं कि पंखे से हम कुछ और बना देंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल, थोड़ी देर पहले हमने तैयार कर दिया लोहा, लेकिन लोहे से हम आगे कुछ भी बना सकते थे। लेकिन उपभोक्ता में क्या होगा, हमने कुर्सी बना दी, कुर्सी का तो हम आगे कुछ नहीं बना सकते। मेज बना दिया, पंखे बना दिए, लाइट बना दी, बाइक बना दी। तो वो उद्योग जो तैयार माल हम देते हैं ना वो डायरेक्ट हमें यूज ही करना पड़ता है। एक उपभोक्ता को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, वो सारे हमारे हो गए उपभोक्ता उद्योग। फिर उसके बाद है माल के आधार पर, जो उनके अंदर जो कच्चा माल है ना उसके आधार पर उद्योग दो तरह के होते हैं, एक तो कृषि आधारित और एक खनिज आधारित। अब कुछ उद्योग हमारे ऐसे हैं जिनका कच्चा माल हमें खेती बाड़ी से मिलता है, और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनका कच्चा माल हमें हमारे मिनरल्स जो खनिज होते हैं खनन करके निकालने पड़ते हैं उनसे मिलता है। उसी हिसाब से इनको कैटेगराइज कर रखा है। अब हमारा कपड़ा उद्योग है, भाई सूती कपड़े का उद्योग तो तभी चलेगा जब हमारे पास अच्छी सी कॉटन होगी। कॉटन के लिए हमें कपास बोनी पड़ेगी, कपास खेती बाड़ी है। तो सीधी बात होगी कि कपड़ा का जो उद्योग है, पटसन का उद्योग है, ये पूर्ण रूप से खेती पर है, क्योंकि इनका जो कच्चा माल है ना वो खेती से अवेलेबल होगा, खेती बाड़ी से। तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गए। और ये हमारे लोहा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, गाड़ी का कारखाना है, ये सारे वो हैं जो खनन वगैरह करके, माइनिंग वगैरह करके वहां से खनिज निकाले जाते हैं, उनको प्योरीफाई करके शुद्ध किया जाता है, फिर वो कच्चा माल इन उद्योगों के लिए तैयार होता है। तो इनका कच्चा माल हमें खनिजों से मिलता है और इन उद्योगों का कच्चा माल हमें खेती बाड़ी से मिलता है। इसी हिसाब से इनको कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग बना दिया गया है। नेक्स्ट इसका आखिरी टॉपिक है वो बच्चों है जो विनिर्माण का कार्य होता है ना, इससे प्रदूषण तो फैलता ही है। तो ऑब्वियसली फैक्ट्री चलेंगी तो पोल्यूशन होगा और अलग अलग तरह का होगा। तो उसी हिसाब से बांट रखा है कि प्रदूषण जो होता है विनिर्माण से वो कौन कौन सी तरह का होता है। तो उनमें सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भाई जहरीली गैसें फैक्ट्रियों से निकलती हैं तो हवा हमारी दूषित हो जाती है, तो उसे वायु प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण, अब फैक्ट्रियों से जो आपके केमिकल्स निकलते हैं उनको पानी में बहा दिया जाता है, नदियों में नालों में मिला दिया जाता है। जो हमारा साफ पानी है नदियों का वो पोल्यूटेड हो जाता है, जिससे हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। फिर आपका ध्वनि प्रदूषण, अब फैक्ट्री चलेंगी, आवाजें आएंगी मशीनों की, तो उससे हमारी साउंड पोल्यूशन बोला जाता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इससे हमारे ये मान लो सुनने की शक्ति है ना वो भी कम हो जाती है। तापीय थर्मल है, अब हमारी ये देख लो भी फैक्ट्री चल रही है उसके आसपास कितनी हीट हो जाती है, आसपास का जो एनवायरमेंट है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है उसी का कारण होता है, उसी को हमारा तापीय प्रदूषण के अंदर काउंट किया जाता है, थर्मल पोल्यूशन के अंदर। तो ये आपका टॉपिक था, इसमें 4 प्रदूषण के प्रकार दे रखे थे। विनिर्माण क्या है, इसका महत्व क्या है, एक उद्योग धंधे को स्थापित करने से पहले कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनको प्रभावित करने वाले। फिर वर्गीकरण के हिसाब से कि स्वामित्व के आधार पर हमारे 4 उद्योग कौन से हैं, भूमिका के आधार पर दोनों कौन से हैं, माल के आधार पर हमारे दोनों कौन से हैं। फिर इस विनिर्माण से जो प्रदूषण फैलता है वो 4 तरह का प्रदूषण है, वो कौन कौन से प्रदूषण है। ये आपके मेन इसके अंदर थे। इन्हीं के बेस पे जो आपका पूरा चैप्टर इसी के अंदर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।